हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान क्लास 10 चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय आज पढ़ेंगे हम आज की वीडियो में। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने जीवों से संबंधित अनेक जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। आप लोग को याद भी होगा, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, कई तंत्रों के बारे में आपने पढ़ा था। और ये सभी तंत्र जो थे वो क्या थे? जीवों के अनुरक्षण में सहायक होते थे। अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस, ठीक है, उनके मेंटेनेंस में, अनुरक्षण में सहायक होते थे। रख रखाव, मेंटेनेंस, अनुरक्षण है। तो और इन सभी चीज़ों से हमको पता चल रहा था कि वह सजीव हैं। अब आज ये जो चैप्टर 7 है, आगे का चैप्टर, ये आपके पिछले चैप्टर से ही आगे का है। यहाँ हम बात करेंगे उन गतियों के बारे में जो हमारा शरीर करता है। जैसे कि अगर कोई वस्तु सामने रखी गई है तो हम उसे अपने हाथों से उठाते हैं। कोई जंतु दौड़ता है ना, या मान लीजिए कि किसी बिल्ली के सामने कुछ भोजन रख दिया गया तो भोजन को खाने के लिए आगे बढ़ती है। अगर अचानक हमारे सामने कुछ कठिन परिस्थितियाँ आ जाए तो हम पीछे हटते हैं। तो ये जो इस तरह की क्रियाएं होती हैं, इनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर का नाम ही है नियंत्रण एवं समन्वय। तो सबसे पहले जानते हैं कि नियंत्रण क्या है। हमारे शरीर में होने वाली कुछ गतियाँ ऐसी होती हैं जिनका हम नियंत्रण स्वयं करते हैं। जैसे कि हमारा चलना हमारे द्वारा क्या है? नियंत्रित होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं चाहते हैं फिर भी चलते हैं। तो चलना हमारा क्या है? हमारे द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक ऐसे ही अगर हम रुकते हैं कहीं तो वो क्या है? हमारे नियंत्रण में है ना, नियंत्रण में। तो वो भी हो गया नियंत्रण। साथ ही साथ जैसे देखिए ये नियंत्रण, साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि हम अगर बात कर रहे हैं तो हमारा बोलना, हम क्या बोल रहे हैं, ये भी क्या है? नियंत्रण है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है कि ये प्रक्रियाएं कैसे होती हैं और कौन इनको नियंत्रित करता है। और दूसरा टॉपिक जो हमारा है समन्वय। समन्वय का मतलब वातावरण के में होने वाले उद्दीपनों के प्रति। वातावरण उद्दीपन का मतलब वे क्रियाएं जो हमें उद्दीपित करती हैं, हमें क्या हम बोल सकते हैं कि अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो वातावरण में होने वाले परिवर्तन या उद्दीपकों के प्रति जो हम व्यवहार करते हैं वह हमारे समन्वय टॉपिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक बार और समझिएगा। वातावरण में होने वाले उद्दीपनों के प्रति हमारे शरीर की जो प्रतिक्रिया होती है वह समन्वय के अंतर्गत आती है। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या है, अगर हम देखते हैं कि अचानक हमारे सामने सांप आता है तो हम क्या करते हैं? हम भागते हैं। हमारे पैर पहले हमारे मस्तिष्क से सूचना जाती है, मस्तिष्क हमारे पैरों की पेशियों को आदेश देता है और हम पीछे भागते हैं। तो ये जो सूचना पहुंचाया जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं, तो दो तंत्र हो गए, तंत्रिका तंत्र और पेशी तंत्र। तो ये तंत्रिका तंत्र और पेशी तंत्र एक साथ मिलकर कुछ कार्य किए, वह समन्वय हो गया। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके बारे में हम लोग कि और इसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या देखना है। तो आज जो अगर हम बात नियंत्रण की करते हैं तो जो नियंत्रण की प्रक्रिया है, नियंत्रण की प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। चैप्टर 9 में आप लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं, शायद आप लोग को याद होगा कि तंत्रिका तंत्र जो है वह तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और तंत्रिका कोशिकाओं को ही हम न्यूरॉन भी कहते हैं। 9th में आपको पढ़ाया गया था। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन के मध्य में क्या है? कोशिका काय होता है। जो न्यूरॉन कोशिका जो होती है वह मध्य में कोशिका काय होता है। कोशिका काय से पतले पतले प्रवर्ध निकले होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्रॉन्स कहते हैं। और डेंड्रॉन्स से और भी छोटे पतले प्रवर्ध निकले होते हैं जिन्हें डेंड्रॉइड्स कहा जाता है। पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो वहाँ तो हम लोगों ने बस यही सब पढ़ा था। अब यहाँ इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि जो न्यूरॉन्स हैं ये सूचनाओं को पहुँचाते कैसे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बुक से भी देखिए। जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। अभी ऊपर भी मैंने बताया कि तंत्रिका और पेशी ऊतक यानी सूचना पहुंचाया जाता है और सूचना पहुंचाने के बाद फिर उस पर जो आदेश होता है वो हमारी पेशियों तक जाता है। पेशी ऊतक क्या है ये तो पता है ना? पेशी ऊतक कहाँ पाया जाता है? जो हमारी जैसे हाथ में, पैर में या शरीर के अधिकांश भागों में ऊतक पाए ही जाते हैं। तो पेशी ऊतक यानी वे ऊतक जो गति के लिए हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके बारे में कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, होता है।
हमें इसे पहचानने तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया करने की आवश्यकता है। अगर हम गर्म पदार्थ को छूते हैं तो ऐसा तो नहीं पकड़ के रखे रहते हैं, हम हाथ पीछे हटाते हैं। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। इस लाइन को दिमाग में रखिएगा कि शायद आपको साफ अगर न दिख रहा हो तो मैं बोल रही हूँ, इसे भी सुन लीजिएगा। हमारे पर्यावरण से, ठीक है, सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। जो तंत्रिका कोशिकाओं के जो सिरे होते हैं, इन सिरों द्वारा ही सूचनाओं का पता लगाया जाता है। और ये जो विशिष्टीकृत सिरे हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? तो ये ग्राही प्रायः ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रिय कितनी है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं ना, आँख, कान, जिह्वा, त्वचा, मुख। तो ये ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, तो ज्ञानेंद्रियों में ही ये ग्राही स्थित होते हैं। तो यहीं पे स्थित न्यूरॉन्स द्वारा इन सूचनाओं का पता लगाया जाता है। जैसे कि रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। तो रस संवेदी कौन कहाँ पाया जाएगा? जिह्वा पे, और घ्राण ग्राही नाक में, नासिका। तो यह अब सूचना ये जाती कैसे है? तो यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। ध्रुमाकृतिक यानी जो पूंछ की आकृति वाला। तो ये ध्रुमाकृतिक जो ध्रुमिका जिनको कहा गया है, या जिसे हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं, तो डेंड्रॉइड्स के द्वारा सूचनाएं क्या की जाती हैं? उपार्जित की जाती हैं। जैसे अगर हमें किसी ने पिंच चुभोया, तो पिंच चुभोया तो जो हमारी त्वचा में स्थित जो तंत्रिका कोशिका है, तो त्वचा की जो तंत्रिका कोशिका है उसका ये डेंड्रॉइड्स वाला सिरा इस सूचना को इकट्ठा करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। जैसे ये सूचना यहाँ आएगी तो यहाँ पे कुछ रसायन विमोचित होंगे या कुछ रसायन निकलेंगे, और ये रसायन एक विद्युत आवेग पैदा करेंगे। विद्युत आवेग जैसे करंट पैदा करेंगे। यह आवेग ध्रुमिका से कोशिका काय, अब ये ध्रुमिका से कहाँ गया? कोशिका काय में सूचना आ गया, ठीक। फिर कोशिका काय से होता हुआ यह तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष यानी जो एक्सान, एक्सान याद है आप लोगों को कि जो तंत्रिका कोशिका का से निकला हुआ वह प्रवर्ध जो अन्य प्रवर्धों से थोड़ा लंबा होता है, एक्सान या तंत्रिकाक्ष कहलाता है। तो वह सूचनाएं कहाँ पहुँच गई हैं? अब विद्युत आवेग के रूप में एक्सॉन में। एक्सॉन से होते हुए वह इसके अंतिम सिरे में पहुँचेंगी। पहले समझ लीजिए, फिर मैं डायग्राम के माध्यम से सबको ये दिखाऊंगी। तो एक्सॉन से होते हुए कहाँ पहुँचेंगे? वो अंतिम सिरे में। और एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। अब देखिए, पहले रसायन का विमोचन हुआ तो विद्युत सूचनाएं विद्युत आवेग में परिवर्तित हुई। फिर ये जब अंतिम सिरे पर पहुंचा तो विद्युत आवेग पुनः कुछ रसायनों का विमोचन करेगा, और जब रसायनों का विमोचन करेगा तो ये रसायन जो हैं वो सिनेप्टिक दरार को पार करेंगे। सिनेप्टिक दरार क्या होता है ये जानिए। एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका के जो मध्य का स्थान होता है वह कहलाता है सिनेप्टिक दरार। तो ये सिनेप्टिक दरार को पार करेगा, और जब पार करेगा तो वह कहाँ पहुँच जाएगा? अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका में, और वहाँ फिर वह विद्युत आवेग के रूप में पहुँचेगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जब एक से दूसरे में जाना होता है तो किस रूप में पार करता है? या रसायन के रूप में। और जब पहुँच जाता है तो किस रूप में आ जाता है? विद्युत आवेग के रूप में। तो यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना, ये मुख्य रूप से जैसे कार्य में करता है। और इसी तरह का एक अंतर्ग्रथन या सिनेप्स कहा जाता है। अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं यानी कि जैसे कि पेशी कोशिका या ग्रंथि कोशिकाओं तक ले जाता है। तो अब इसे हम चित्र के माध्यम से एक बार समझते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, देखिए ये एक तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ऐसे ये हो गया। बहुत अच्छा नहीं है डायग्राम, लेकिन आपके समझने लायक है, ठीक है। अगर ये एक तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, तो जब ये तंत्रिका कोशिका थी, ये मध्य भाग क्या कहलाता है? कोशिका काय, और यहाँ पे केंद्रक है। ये भाग कोशिका काय और ये क्या है? केंद्रक। कोशिका काय से जो पतले प्रवर्ध निकले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्रॉन्स, ठीक। और डेंड्रॉन्स से जो निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? डेंड्रॉइड्स, ठीक। और ये एक जो लंबा डेंड्रॉन होता है इसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष, और तंत्रिकाक्ष का ये अंतिम सिरा है।
अब जब दूसरी तंत्रिका कोशिका इससे जुड़नी होती है तो ठीक ऐसे ही यहाँ से ये दूसरी तंत्रिका कोशिका का जो ये एक्सान वाला भाग है वो यहाँ आके जुड़ जाता है। फिर ये आगे है, यहाँ कोशिका काय होगी, यहाँ डेंड्राइट्स और डेंड्राइट्स होंगे। तो ऐसे करके ये एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। अब सूचनाएं क्या होता है, मान लीजिए ये तंत्रिका कोशिका है हमारे कहाँ पे, ये ज्ञानेंद्रियों में। तो मान लीजिए ये हाथ की ज्ञानेंद्रिय में स्थित है, ठीक। तो हाथ की ज्ञानेंद्रिय में ये सिरा हमारा त्वचा की ओर रहेगा। अब अगर कोई पिन चुभाया जाता है तो वह सूचना सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी, ये इसके डेंड्रॉइड्स पे, ठीक है। डेंड्रॉइड्स पे सूचना क्या होगी, ये हमारी जो सूचना पहुँच रही है वो विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित कर दी जाएगी। और विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित करने के बाद से ये सूचना यहाँ से पहुँचेगी कोशिका काय में, ठीक है। कोशिका काय में पहुंचने के बाद यह एक्सॉन से होती हुई अंतिम सिरे तक आ गई। जब अंतिम सिरे पे आ गई तो यहाँ तक तो ये करंट के रूप में आई है, लेकिन अगर दो सिरे आपस में टच नहीं है पूरी तरह से तो क्या करंट यहाँ से वहाँ फ्लो होगा, नहीं हो पाता है। तो यहाँ ये क्या होता है, यहाँ ये सूचनाएं बदल जाती हैं रासायनिक सूचनाओं में। किससे बदल जाती हैं, रासायनिक सूचनाओं में। रासायनिक सूचना यानी रसायन के रूप में। तो रसायन के रूप में ये यहाँ से यहाँ सूचना पहुँचती है, यानी एक तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे से दूसरी तंत्रिका कोशिका के सिरे पर कैसे पहुँचती है, रसायन के रूप में। और जैसे ही यहाँ ये रसायन के रूप में पहुँचती है पुनः यहाँ से ये आगे की तरफ विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाती है और फिर यही प्रक्रिया आगे चलती है, ठीक है। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन हुआ है, देखिए एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये अगर तंत्रिका कोशिका है तो जो दूसरी तंत्रिका कोशिका होती है पुनः उसका यही वाला भाग आके इससे जुड़ता है, यानी कि ये इसका अंतिम सिरा तो दूसरी तंत्रिका कोशिका का प्रारंभिक सिरा। और ये जहाँ जुड़ता है, ये जुड़ने वाले भाग को हम कहते हैं सिनेप्स। इसी को क्या कहते हैं, सिनेप्स। यानी एक तंत्रिका कोशिका जिस स्थान पर दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है उसे सिनेप्स कहते हैं। और कैसे जुड़ती है, तो पहली तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा और दूसरी तंत्रिका कोशिका का डेंड्रॉइड्स वाला सिरा जुड़ता है, ठीक है। तो ये सूचनाएं ऐसे एक तंत्रिका कोशिका से होती हुई सभी तंत्रिका कोशिकाओं में पहुँचती हैं और अंत में वो पहुँच जाती हैं मस्तिष्क में स्थित तंत्रिका कोशिका पे। यानी हाथ से लेके एक जुड़ी हुई तंत्रिका कोशिकाओं का जाल पहुँचा रहता है मस्तिष्क तक, मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक लास्ट में। और मस्तिष्क से सूचनाएं पुनः जब भेजी जाती हैं तो वह पहुँचती हैं पेशीय कोशिकाओं तक और वहाँ पे उस जैसा आदेश दिया गया रहता है उस हिसाब से वहाँ पे कार्य होता है, ठीक है। देखिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन का एक संगठित जाल होता है, क्योंकि अगर केवल हाथों में तंत्रिका कोशिका होती और मस्तिष्क में नहीं होती तो ये सूचनाएं नहीं पहुंच पाती। तो पहुंच कैसे रही हैं, ये एक जाल के रूप में फैली हुई हैं और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत हैं, यानी इनका कार्य ही यही है। अब चित्र को देखिए, दिया है यहाँ पे कि पहला कि जिसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए। तो तंत्रिका कोशिका के भाग तो आप पहचान सकते हैं, अभी वीडियो देखने के बाद से आप इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताएंगे तंत्रिका कोशिका के कौन कौन से भाग है। सेकेंड है कि जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती है, तो आपको फिर बताना है, मैंने अभी आपको समझाया, अब आपको बताना है कि इस तंत्रिका कोशिका के कौन से भाग में सूचनाएं उपार्जित की जाती है, यानी सबसे पहले सूचनाएं किस भाग में पहुँचती हैं। थर्ड है सेकंड, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। तो विद्युत आवेग की तरह कहाँ से कहाँ तक सूचनाएं यात्रा करती हैं ये बताना है। नेक्स्ट है जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, यानी वह कौन सा भाग है जहाँ विद्युत आवेग की जो सूचना थी वह हो गई रासायनिक संकेतों में परिवर्तित हो गई। तो ये आपको इस चित्र को देखकर बताना है, ठीक। अब एक क्रियाकलाप दिया है, इसे आप जरूर करिएगा कि कुछ चीनी अपने मुंह में रखिए और इसका स्वाद बताइए। तो चीनी जाहिर सी बात आप रखेंगे तो कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। अब जो बात आती है उसमें करना है कि अब नाक को अंगूठे तथा तर्जनी यानी जो सेकेंड उंगली आपकी होती है, तो अंगूठे और तर्जनी से बंद कर लेना है और बंद करने के बाद से फिर से चीनी खाना है और बताइएगा कि स्वाद में कोई अंतर है या नहीं, जरूर बताइएगा ये। इसी तरह से खाना खाते समय अगर आप कुछ तीखा मीठा कोई भी खा रहे हैं तो नाक एक बार थोड़ा सा बंद करके खाइएगा, देखिएगा कि क्या खाने का स्वाद वैसा ही आ रहा है या कुछ अंतर हो रहा है, और करने के बाद से मुझे ज़रूर बताइएगा।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रतिवर्ती क्रिया है। तो प्रतिवर्ती क्रिया को हम अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ चीज़ें हैं जो इसमें दी नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए। जैसे कि जो तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने पढ़ा, तो तंत्रिका तंत्र जो हमारा होता है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र यह 2 भागों में बटा होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, से बहुत सही लिखा नहीं जा पा रहा है लेकिन आप शब्दों को सुनते रहिएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या हम इसे कहते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, लिखिएगा परिधीय, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो CNS और PNS 2 प्रकार के तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वह क्या होता है? तो हमारा जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। मस्तिष्क हमारा तो आप लोग जानते ही हैं, जो कपाल में पाया जाता है मस्तिष्क, और जो कपाल वर्ड आप लोग के लिए नया नहीं होगा, आई होप, ठीक है, जो सिर, इसे ही कपाल कहा जाता है, खोपड़ी। तो मस्तिष्क है, और मस्तिष्क के पास से जो गर्दन के नीचे से आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे डायग्राम भी है, ये एक देखिए मस्तिष्क दिख रहा है। तो मस्तिष्क का जो ये भाग आपको दिख रहा है यहाँ से, ये हिस्सा, तो ये हिस्सा होते हुए जो पीठ की तरफ आया रहता है, तो ये कहलाता है हमारा रीढ़ की जो हड्डी आप लोग कहते हैं। तो रीढ़ की जो हड्डी है उसके जो मध्य में पाया जाता है वह कहलाता है मेरुरज्जु। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और इनके जो चारों तरफ, जो मान लीजिए अब तंत्रिका कोशिकाएं हाथों में भी पाई जा रही हैं, पैरों में भी पाई जा रही हैं, तो सब, क्योंकि त्वचा तो हर जगह है, तो त्वचा में पाई जाती हैं, सभी ज्ञानेंद्रियों में पाई जाती है, तो त्वचा में, तो हर जगह त्वचा में है। साथ ही साथ हमारी जिह्वा पे है, नासिका पे है, मुख पे है, जो भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी, हर ज्ञानेंद्रिय में पाई जा रही है। तो वहाँ ये यहाँ पे जो भी तंत्रिका फैली हैं वे सब आती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। तो 2 प्रकार के तंत्रिका तंत्र हो गए, कौन कौन से? एक CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा PNS परिधीय तंत्रिका तंत्र। CNS में कौन कौन आएगा? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है। और PNS में क्या आएगा? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के अतिरिक्त शरीर के विभिन्न भागों में, ज्ञानेंद्रियों में फैली हुई तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है। तो इतना आप पढ़िएगा, समझिएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस डायग्राम को भी आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। मैं आपको इसका ये भेज दूंगी आप लोग को स्क्रीनशॉट के रूप में, तो इसे भी आप देखिएगा। और ये क्वेश्चंस जो मैंने पूछे हैं ये भी मैं आपको भेजूंगी, जिनके आंसर आपको मुझे देने होंगे जो मैंने बताए हैं। और ये क्रियाकलाप भी आप आज ही करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा पहले से पढ़े रहेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।